गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं रमेश कुमार, जियोग्राफी लेक्चरर। आज की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का अभिनंदन करता हूं। आज हम 8वीं क्लास सामाजिक विज्ञान की भूगोल वाली पुस्तक है, उसके दूसरे अध्याय भूमि, मृदा, जल, वन और वन्य जीव, वन्य जीवन या वन्य जीव संसाधन है, उसका अध्ययन करेंगे। आज की इस वीडियो में हम प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन संरक्षण से जुड़े हुए बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। इससे पहले हम कुछ साधारण बातों का अध्ययन करते हैं, साधारण बातों पे जान लेते हैं। वन जो है हम सबकी एक प्राकृतिक संपदा है। वन प्राकृतिक संपदा इसलिए है क्योंकि वन पर किसी एक अकेले व्यक्ति या किसी एक अकेले जीव का अधिकार ना होकर समस्त पृथ्वी पर पाए जाने वाले समस्त जीवों का अधिकार है। तो वन हमारी प्राकृतिक संपदा है। वन जो है वह वनों में जो पौधे होते हैं या वन्य वनस्पति होती है, वह छोटे छोटे जंतुओं सहित बड़े बड़े जंतुओं, जीव जंतुओं, प्राणियों को आश्रय प्रदान करती है। और आश्रय प्रदान करने के साथ साथ ही वन्य जो वनस्पति है वह हमारे पारितंत्र को भी सुरक्षित रखती है। हमारा जो पारितंत्र है उस पारितंत्र को भी अनुरक्षित करने का कार्य वन और वनों में पाई जाने वाली वनस्पति करती है। अब समय जैसे जैसे मानवीय विकास बढ़ रहा है, तो मानवीय विकास के कारण, मानवीय क्रियाकलापों के कारण, साथ ही साथ जो जलवायु परिवर्तन हो रहा है, उस जलवायु परिवर्तन में कुछ तो मानव का योगदान है, कुछ प्राकृतिक घटनाओं का योगदान है। तो जलवायु परिवर्तन और मानवीय हस्तक्षेप के कारण धीरे धीरे हमारे आसपास का जो प्राकृतिक वन क्षेत्र है या प्राकृतिक वनस्पति है वह लुप्त होती जा रही है या नष्ट होती जा रही है। प्राकृतिक पौधे, प्राकृतिक वनस्पति जो है वह नष्ट होती जा रही है। और प्राकृतिक वनस्पति और वन क्षेत्रों के नष्ट होने के कारण प्राकृतिक वनस्पति और वन क्षेत्रों के आकार कम होने के कारण जो वन्य जीव है, वन्य जीव या वनस्पति है, वन्य जीव है, उन वन्य जीवों का भी, वन्य जीवों का जो प्राकृतिक आवास है, इस प्राकृतिक आवास है, वह प्राकृतिक आवास भी नष्ट होते जा रहे हैं। अब प्राकृतिक आवास नष्ट होने के कारण यह जो वन्य जीव प्राणी हैं, इन वन्य जीव प्राणियों का भी की जो प्रजातियां है वह संकट में आ गई है। बहुत सी ऐसी जातियां हैं जो अपने प्राकृतिक आवास नष्ट होने के कारण असुरक्षित हो गई है अथवा संकट में आ गई है, संकटापन्न हो गई है। कुछ ऐसी जातियां भी है जो प्राकृतिक आवासों के नष्ट होने, मानवीय क्रियाकलापों के कारण लगभग लुप्त होने के कगार पर है और कुछ जातियां लुप्त भी हो चुकी है। प्राकृतिक वनस्पति के कम होने के कई कारण हो सकते हैं। कुछ मानवीय कारक हो सकते हैं, कुछ प्राकृतिक कारक हो सकते हैं। जैसे वनों का उन्मूलन करना मानवीय कारक है, मृदा का अपरदन प्राकृतिक कारक है। हालांकि मृदा अपरदन में कुछ मानवीय सहयोग भी होता है, लेकिन मृदा अपरदन को हम प्राकृतिक कारण में रख लेते हैं। निर्माण कार्य के लिए वनों की या वनस्पति की कटाई, यह मानवीय कारक में शामिल होती है। दावानल, ठीक है, दावानल प्राकृतिक और मानवीय दोनों ही कारणों में शामिल होता है। और भूस्खलन है वह प्राकृतिक कारण है। तो सबसे पहले हम जानते हैं प्राकृतिक वनस्पति, प्राकृतिक वनस्पति मानवीय एवं प्राकृतिक दोनों कारणों से कम हो रही है। प्राकृतिक वनस्पति कम होगी तो जीव जंतु है, उन जीव जंतुओं का प्राकृतिक आवास नष्ट हो जाएगा, वन कम हो रही है, जिससे वन्य जीवों के प्राकृतिक
आवास, प्राकृतिक आवास नष्ट हो रहे हैं। और प्राकृतिक आवास नष्ट होने के कारण क्या होगा? वन्य जीव असुरक्षित, संकटापन्न, ठीक है। इस स्थिति में आ जाएंगे। कुछ जो जीव है वह लुप्त होने के कगार पर भी पहुंच चुके हैं, कगार पर। तो ये सब है। अब वनों के कम होने के पीछे कुछ कारक मानवीय है, कुछ कारक प्राकृतिक है। तो मानवीय कारक कौन से हैं? मानवीय कारक है वनोन्मूलन, निर्माण कार्य, वनोन्मूलन निर्माण कार्य है, ठीक है। ये कुछ मानवीय कारक है जो मानव अपने लालच या अपने किसी न किसी कार्य के लिए वनों की कटाई कर देता है। इसके अलावा प्राकृतिक कारक जो है, ठीक है, प्राकृतिक कारकों में दावानल। अब आपके प्रश्न और उठ रहा होगा, दावानल किसे कहते हैं? अभी बताते हैं। दावानल, भूस्खलन, दावानल, भूस्खलन, मृदा अपरदन। ध्यान रखना, मृदा अपरदन वैसे दोनों में शामिल होता है। तो दावानल है, यह जो जंगल में आग लग जाती है, वह जंगल की आग है, उसे दावानल कहते हैं। यह प्राकृतिक और मानवीय दोनों कारकों में शामिल होती है, क्योंकि मानवीय क्रियाकलापों के कारण भी जंगल में आग लग जाती है। और कई बार आकाश से बिजली चमकने की वजह से, बिजली गिरने की वजह से, सड़ी झंझा की वजह से भी जंगल में आग लग सकती है, दावानल की घटना हो सकती है, ठीक है। तो इन कार्यों के वजह से, ये जो कारक है, इन कारकों की वजह से प्राकृतिक वनस्पति नष्ट हो रही है और वन क्षेत्र कम हो रहा है। इसके साथ साथ ही जो वन्य जीव है, प्राकृतिक वनों के नष्ट होने से वन्य जीव है वह सुरक्षित या संकटापन्न हो रहे हैं। इसके साथ साथ ही वन्य जीव है, वह वन्य जीव एक जो वन्य जीव है, वन्य जीव वन क्षेत्र कम होने के साथ अवैध शिकार, एकत्रीकरण एवं व्यापार के कारण भी लुप्त हो रहे हैं, जो प्राकृतिक वन्य जीव है, जो प्राकृतिक वातावरण में निवास करते हैं वन्य जीव, तो उन वन्य जीवों की संख्या कम होने के पीछे एक तो प्राकृतिक वनों का नष्ट होना है, और दूसरा प्रमुख कारण है इन प्राकृतिक वन क्षेत्रों में अवैध घुसपैठ के कारण, अवैध शिकार के बाद इन जीवों के जो अवशेष है, उन अवशेषों का एकत्रीकरण, ठीक है, और उनका व्यापार करने की जो प्रवृत्ति दिनों दिन बढ़ रही है, वो दिनों दिन प्रवृत्ति बढ़ने के कारण भी इन वन क्षेत्रों से या हमारी पृथ्वी से जो वन्य जीव है, उन वन्य जीवों की संख्या निरंतर कम हो रही है, ठीक है, निरंतर उनकी संख्या कम होती जा रही है। अब इन वन क्षेत्रों के कम होने के कारण या प्राकृतिक जो वनस्पति है, इस वनस्पति के ह्रास के कारण बहुत सारे ऐसे जीव हैं जो काफी मात्रा में गायब हो गए हैं या कम हो गए हैं। जैसे शेर, इनकी मात्रा काफी कम है, चीता है, इनकी मात्रा काफी कम है, मगरमच्छ, शेर, चीता, मगरमच्छ, हाथी, ब्लैक बग, हाथी,
ब्लैक बग, काला बगुला। ब्लैक बग, दरियाई घोड़ा, हिम तेंदुआ, दरियाई घोड़ा, हिम तेंदुआ, शुतुरमुर्ग, शुतुरमुर्ग। इस प्रकार के बहुत सारे जीव है जिनकी संख्या बहुत तेजी से कम हो रही है और यह जाति जो है संकटापन्न की श्रेणी में पहुंच रही है। तो इन सभी जीव जंतुओं को बचाने के लिए हमें एक तो जागरूकता बढ़ानी होगी। जागरूकता बढ़ाकर भी हम इन वन्य जीवों का शिकार, अवैध शिकार होने से इन्हें बचा सकते हैं। इसके अलावा सरकार ने भी कुछ ऐसे कार्यक्रम या ऐसी योजनाएं बनाई हैं, ऐसे क्षेत्र निश्चित किए हैं जिनकी वजह से इनकी संख्या बढ़ाई जा सके और इन्हें प्राकृतिक आवास प्रदान किया जाए। तो प्राकृतिक आवास देने के लिए जो राष्ट्रीय उद्यान है, राष्ट्रीय उद्यान जैव मंडल नीचे, जैव मंडल नीचे राष्ट्रीय उद्यान है, जैव मंडल नीचे है, ठीक है। वन्य जीव अभ्यारण्य है, वन्य जीव अभ्यारण्य, ये सब वन्य जीवों को प्राकृतिक आवास, वन्य जीवों को प्राकृतिक आवास प्रदान करने के साथ साथ कर उनका संरक्षण करने में काफी योगदान दे रहे हैं, ताकि उनका संरक्षण प्रदान कर उनका संरक्षण करने में योगदान दे रहे हैं, ठीक है, करने में योगदान दे रहे हैं। और हमारी जो प्राकृतिक वनस्पति है, ठीक है, उस प्राकृतिक वनस्पति को बनाए रखने में भी इनका काफी योगदान है। तो हमें और सरकार को इस प्रकार के जो राष्ट्रीय उद्यान, जैव मंडल नीचे या वन्य जीव अभ्यारण्य है, उसी के साथ जो संकरी घाटियां होती है, झीलों के आसपास का जो क्षेत्र होता है जिसे हम आर्द्र भूमि, ठीक है, या रामसर साइट, वेटलैंड भूमि भी कहते हैं, तो इन क्षेत्रों का संरक्षण करना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि यह मूल्यवान संसाधन है। अगर एक बार नष्ट हो गए तो इन्हें दोबारा से प्राप्त करना इम्पॉसिबल हो जाएगा, दुर्लभ हो जाएगा। और इन क्षेत्रों में जो जीव जंतु पाए जाते हैं, वनस्पति पाई जाती है, वह जीव जंतु और वनस्पति भी इन क्षेत्रों से गायब हो जाएगी। तो राष्ट्रीय उद्यान, जैव मंडल नीचे, वन्य जीव अभ्यारण्य है, यह सब प्राकृतिक आवास, जो प्राकृतिक वन्य जीव है उनको प्राकृतिक आवास तो प्रदान करते ही करते हैं, साथ ही साथ इन जीवों के रक्षा करने के साथ हमारा जो प्राकृतिक पारितंत्र है, उस पारितंत्र को भी बनाए रखने में काफी योगदान देते हैं। अब यह जानते हैं कि राष्ट्रीय उद्यान, जैव मंडल नीचे ये क्या होते हैं, तो थोड़े से शब्दों में ये जानते हैं। सबसे पहले राष्ट्रीय उद्यान, राष्ट्रीय उद्यान का निर्माण क्यों किया जाता है, ठीक है। राष्ट्रीय उद्यान, राष्ट्रीय उद्यान, राष्ट्रीय उद्यान होते हैं। राष्ट्रीय उद्यानों को जो केंद्र सरकार है, उस केंद्र सरकार की तरफ से सहायता प्राप्त होती है और इन राष्ट्रीय उद्यानों में जो जीव जंतु है, वनस्पति है, उन जीव जंतु और वनस्पतियों को प्राकृतिक संरक्षण, प्राकृतिक आवास प्रदान किए जाते हैं और उन्हें सरकारी संरक्षण प्राप्त हो जाता है। तो इनमें राष्ट्रीय उद्यानों का निर्माण किया क्यों जाता है, तो यह देखते हैं। वर्तमान पीढ़ी के साथ, वर्तमान पीढ़ी के साथ या वर्तमान पीढ़ी के साथ भविष्य की
पीढ़ियों के लिए, भविष्य की पीढ़ियों के लिए। तो प्राकृतिक राष्ट्रीय उद्यान है, यह वर्तमान के साथ साथ भविष्य की पीढ़ियों के लिए एक या एक से अधिक, एक या एक से अधिक, एक से अधिक राष्ट्रीय उद्यान का उद्देश्य होता है वर्तमान पीढ़ी के साथ साथ भविष्य की पीढ़ियों के लिए एक या एक से अधिक पारितंत्रों की पारिस्थितिक एकता बनाए रखने के लिए नामित क्षेत्र को राष्ट्रीय उद्यान कहते हैं। इसका तात्पर्य है हमारे जो वर्तमान का मतलब हम सब आ गए, जो हम हैं, वर्तमान पीढ़ी जो हम हैं, हमारे साथ साथ हमारे जो आने वाला समय है, हमारा जो भविष्य है, उस भविष्य में हमारी संतान, हमारी संतानों की संतान, तो जो आने वाली भविष्य की पीढ़ी है, उन भविष्य की पीढ़ियों के लिए कम से कम एक पारितंत्र और एक से अधिक पारितंत्र हो सके तो बहुत ही अच्छा है। तो एक या एक से अधिक प्रकार के जो पारितंत्र है, उन पारितंत्रों की पारिस्थितिक एकता को बनाए रखने के लिए या बचाए रखने के लिए जिन क्षेत्रों का निर्माण किया जाता है, ठीक है, जिन क्षेत्रों का निर्माण किया जाता है, नामित क्षेत्र को, यानी जिन क्षेत्रों की इस कार्य के लिए रचना की गई है, तो ऐसे क्षेत्रों को हम राष्ट्रीय उद्यान कहते हैं। ठीक है, नामित क्षेत्र या नामित प्राकृतिक क्षेत्र और राष्ट्रीय उद्यान कहते हैं। राष्ट्रीय उद्यान का संरक्षण, निर्माण या घोषित करने का कार्य जो है, किसी उद्यान को राष्ट्रीय उद्यान उस देश की जो गवर्नमेंट होती है वह घोषित कर सकती है, और उसमें एक या एक से अधिक प्रकार के जो पारिस्थितिक तंत्र है उनको बचाए रखने का प्रयास किया जाता है। पारितंत्र किसे कहते हैं, इसी अध्याय की पिछली वीडियो क्लासेस में हमने पारितंत्र, जैव मंडल का अध्ययन कर लिया था। ठीक है, तो राष्ट्रीय उद्यान हो गया। दूसरा है जैव मंडल निश्चय। कार्य तो इसका भी इसके जैसा ही है, थोड़ा सा फर्क पड़ जाता है इसमें। ठीक है, तो यह क्या होता है, यह वैश्विक नेटवर्क द्वारा जुड़े रक्षित क्षेत्रों की एक श्रृंखला, रक्षित क्षेत्रों की एक श्रृंखला जिसे संरक्षण एवं विकास के बीच संबंध प्रदर्शित करने के लिए बनाए जाते हैं। यानी ऐसे क्षेत्र
ऐसे क्षेत्र जो वैश्विक नेटवर्क द्वारा जुड़े हुए हैं। बच्चों ने यहाँ पर वैश्विक नेटवर्क का मतलब आपके मोबाइल फोन का नेटवर्क आता है, वैसे वो वाला नेटवर्क नहीं है। यहाँ पर वैश्विक नेटवर्क का तात्पर्य है विश्व के अन्य देशों के साथ संबंध। ठीक है, यहाँ पर विश्व के जो अन्य देश है, अन्य देश कौन से, वो जो भी जीव जंतुओं की रक्षा करने वाले जो क्षेत्र है उनसे जुड़े हुए, या जीव जंतुओं की रक्षा करने वाली कुछ जो कमेटियां होती है, संस्थाएं होती है, उन संस्थाओं के से आपस में जुड़े होते हैं। तो यह विश्व की वैश्विक नेटवर्क द्वारा रक्षित क्षेत्रों की एक श्रृंखला से जुड़े होते हैं। अलग अलग देशों में जो संरक्षित क्षेत्र बनाए हुए हैं, उन संरक्षित क्षेत्रों से आपस में आधुनिक तकनीक की सहायता से जुड़े होते हैं। एक दूसरे में जो भी समस्या होती है उसका एक दूसरे से हल निकालने का प्रयास करते हैं। तो यह वैश्विक नेटवर्क से जुड़े हुए ऐसे क्षेत्र होते हैं जो इन जीव जंतुओं का संरक्षण तो करते ही करते हैं, साथ ही साथ इन जीव जंतुओं के विकास को भी बढ़ावा देते हैं। तो संरक्षण और विकास के बीच संबंध प्रदर्शित करने वाले वैश्विक नेटवर्क वाले जाल या वैश्विक नेटवर्क से जुड़े हुए क्षेत्रों को हम जैवमंडल निचय कहते हैं। इस प्रकार की एक संस्था है CITES, जो जैवमंडल निचय या वन्य जीवों से जुड़ी हुई है। CITES, जिसे CITES, द कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल endangered species ऑफ फौना एंड फ्लोरा के नाम से भी जानी जाती है। यह जो CITES है संस्था है, यह सरकारों के बीच एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता करवाने का कार्य करती है। अलग अलग देश जो होते हैं, उन अलग अलग देशों की सरकारों के बीच एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता करवाने की मध्यस्थ कंपनी होती है, मध्यस्थ नेटवर्क होता है, जो जैवमंडल नीतियों का निर्माण करता है और वन्य प्राणियों का संरक्षण करता है। तो आज की इस क्लास में इतना ही। इस अध्याय के 2 पार्ट और आगे आएंगे। अगले पार्ट में इन प्राकृतिक वनस्पति वन्य जीवों के संरक्षण के कुछ उपाय देखेंगे और इसके बाद जो पार्ट आएगा उसमें इसके प्रश्नोत्तर देखेंगे। धन्यवाद।